ना एक्सप्रेस करने के लिए परफॉर्म किया, ना मैंने ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया, ना मैंने स्टेज के लिए परफॉर्म किया। आई थिंक अगर मैंने रोड पे, कमरे में या बाथरूम में कहीं पे परफॉर्म किया तो सिर्फ खुद के लिए किया। कि दिस इज नथिंग बट अ ट्रू रिजल्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। उस जगह की एक ईंट और एक दीवार सिर्फ आपको इंस्पायर कर रही होगी कि आप डांस करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या आपको कोई एक अलग कहानी यहाँ से सुनाई देती है इस मिट्टी में से, इन मिट्टी के घरों में से? क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको अलग ही फील होता है इस जगह पर? आई थिंक ये जगह मुझसे अपने आप बहुत ज्यादा बात करती है जब मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए साउंड्स लाइक अ सोल अवेकनिंग थिंग फॉर यू। ये किसी और एक ह्यूमन बॉडी के साथ टच में होता है। ओके। तो इट्स लाइक यू बोथ क्रिएटिंग अ स्टोरी टुगेदर। और अगर आप डांसर नहीं होते तो क्या होता? जो मेरा रिश्ता डांस के साथ रहा है, मेरे को कभी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक होता है ना रूहानियत वाला जो होता है, यू आर डांसिंग फॉर जस्ट टू मेक योर सोल हैप्पी। कभी कभार डिमोटिवेटेड फील करते हैं, लेस मोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? एज अ डांसर रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो किस तरीके से आपको ये थॉट आया कि आपको एक ऐसी जगह क्रिएट करनी चाहिए जो सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए ही बनी हुई है? राइट। जब ऋतिक रोशन की मूवी आई थी और मैंने उस गाने पे डांस किया था। कहीं ना कहीं इंसान है ना पंच तत्व से ही बना हुआ है, हम सब जानते हैं। और आई थिंक यहाँ पर आप उन्हीं पंच तत्वों के और थोड़ा करीब, कोई भी तरीके का आर्ट हो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको एक स्थिर स्पेस में लेके आता है, एक स्टेबल स्पेस में ले आता है। मतलब ये सुनने में, बोलने में बहुत सात्विक, बहुत सुंदर सा फील देता है। आपको लगता है कि ओके कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि परेशानियां ठीक हो गई हैं, लेकिन उन परेशानियों को डील करने की एक अलग सी पावर मिल गई है मुझे। अगेन बैक टू बेसिक, सब कोई आना चाहते हैं, लेकिन पहुंचना कैसे है वो नहीं पता है। हम सभी बात करते हैं कि वी ऑल शुड गो बैक टू आवर बेसिक्स, बट बैक टू बेसिक का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता। नमस्कार, दिस इज दिलीप सोनी, वेलकम टू डी वाक्य। आज मैं जिनके साथ में पॉडकास्ट शूट करने वाला हूँ उनका नाम है संकल्प शर्मा। ही इज फाउंडर ऑफ विन्यासा अर्थ। और ये जो बैक टू बेसिक का जो मतलब है ना, इसका ये सटीक एग्जाम्पल है संकल्प शर्मा। तो आइए बात करते हैं संकल्प जी से। नमस्कार संकल्प, वेलकम टू डी वाक्य। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, नमस्ते। विन्यासा आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दो चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है आज इस पॉडकास्ट पर। एक तो विन्यासा और दूसरे संकल्प, जिनकी वजह से ये विन्यासा है। और संकल्प के बारे में बात करने से पहले भी मैं संकल्प के आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में हर एक स्टेज पर हमें गुरु की जरूरत होती है। और आई थिंक पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। तो आपकी लाइफ में, आपके बचपन में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है और किस तरीके से वो आपके गुरु बने हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मेरे लिए ही पूछे जाते हैं, पर बेसिक और मेजर लर्निंग वहीं से शुरू हुई। आई थिंक फ्रॉम माई मदर आई ऑलवेज लर्नड टू बी अवेलेबल। शी हैड taught me कि कैसे without expecting anything in return, she had been available for me, my brother, my grandmother, my father, for all of us. And even before before we shifted into a nuclear family, we were in a joint family, and my mother used to literally take care of all my siblings and my cousins and everyone. So one major thing I learned from her, which is still helping me in the business that I am in right now, is to be available without any given or taken expectation. So beautiful. And my father also, my father taught me so much. My father had taught me majorly कि in whatever given situation, how do you stand for yourself and how do you stand for people around you. He had worked really hard in his life, achieved a lot of things by himself. I think वही मुझ में चल रहा है आज तक। कोशिश कर रहा हूँ उनके जैसा थोड़ा सा भी बन जाऊँ तो काफ़ी होगा। But one more thing that he taught me with respect to living life is to connect with people more. मेरे पापा पहले भी और आज भी एक सोशल और कम्युनिटी पर्सन रहे हैं। उन्होंने हमेशा, मैंने उनको देखा है लोगों को एक साथ लेके आते हुए, एक साथ जोड़ते हुए लोगों को। और कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड बच्चा था। बचपन में
ज़्यादातर खुद में ही बिजी रहता था, खुद की चीज़ों में बिजी रहता था, लेकिन आई रियलाइज्ड विद टाइम दैट इट इज़ गिवन, इट इज़ इन माई जीन्स. मैं कोशिश नहीं भी करता हूँ तो भी कहीं ना कहीं मैं लोगों को मिला ही रहा होता हूँ, या लोगों से मिल रहा होता हूँ, या किसी ना किसी तरीके से उनके साथ कनेक्ट होता हूँ. एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है अपने आप से, जो हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी लर्निंग पेरेंट्स से. एंड आई थिंक आप अपनी लर्निंग्स को ही फॉलो कर रहे हैं अभी Yes. तक, नोइंगली अननोइंगली, बट यू आर Yes. फॉलोइंग योर लर्निंग्स. एंड एक चीज आपने बोली कि जैसे जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक गुरुकुल ही है, Yes. कि आपको हर एक फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है. एंड एट द सेम टाइम वी आर लाइक कि आपका मन है नहीं है, आपका झगड़ा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट आपको फिर भी एट द एंड साथ में ही रहना है. Right. एंड वही आप कर रहे हैं कि अब अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेकर आ रहे हैं, और इसीलिए आपने विन्यासा बनाया है. Right. सो आई रियली अप्रिशिएट दिस थॉट. Thank you. एंड दूसरी चीज, दुनिया आपको जानती है एज ए डांसर, एज एन आर्टिस्ट. हाँ. तो ये आर्टिस्ट की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? ये मेरे एक बड़े भाई की शादी से हुई. इंडियंस के साथ में ये एक रहता है. मैं आई थिंक 5-6 साल का ही होऊंगा, 6 साल का आई थिंक. और जब ऋतिक रोशन की मूवी आई थी और मैंने उस गाने पे डांस किया था, कह दो ना, कह दो ना. हम सब ने कहीं ना कहीं किया है इस गाने वो पे. आई थिंक ऋतिक रोशन ने बहुत सारे डांसर्स पैदा करे हैं इस दुनिया में. एब्सोल्युटली. तो वहां से डांस की शुरुआत हुई, जब मुझे लगा कि मुझे स्टेज का बहुत शौक है और मुझे डांस करने का बहुत शौक है. और एक इंट्रोवर्टेड चाइल्ड के लिए दुनिया के सामने खुलने का एक ही जरिया था, मेरे जैसे इंट्रोवर्टेड चाइल्ड के लिए, वो था स्टेज. तो मैंने मेरे सारे कजन्स की शादियों में डांस किया है, मैंने मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शंस में डांस किया है. और तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं डांसर बनूंगा. मुझे ये पता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन डांस मेरा प्यार है. मुझे बहुत पसंद है, स्टेज बहुत पसंद है. तो बस हाँ, कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई डांस की मेरे लाइफ में. और आई थिंक जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस ली, तब मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे डांस में ही करियर बनाना है. इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में बुरा था, पर इसलिए क्योंकि मेरे को डांस से शायद ज्यादा प्यार. शायद आपको समझ आ चुकी थी कि आप डांस के लिए बने हैं. ओके. और अगर आप डांसर नहीं होते तो क्या होते? जैसे आपने बोला कि आप इंजीनियर शायद बन रहे होते. हाँ, मैं बहुत ही बुरा इंजीनियर होता शायद. आई थिंक मुझे लगता है कि इंजीनियर सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़कर. इंजीनियरिंग सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं खुद भी इंजीनियर हूँ. अरे वाह. So artists are, I think, born as an engineer, then they turn into artists and all these things. Correct. So nice. अगर हम डांस की और थोड़ा आगे बात करें, जहाँ तक मैंने डांस को समझा है कि दिस इज मोर अबाउट फिजिकल फॉर्म जो आप डांस करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस है. बट अगर मैं एक्सप्रेशंस और फिजिकल मूवमेंट्स को हटा दूं, तो आप डांस को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? वाह, मेरे लिए डांस का डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जेनरिक है. मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों का सिमिलर है मेरे से, लेकिन मेरा एक जो रिश्ता डांस के साथ ऐसा रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक इंट्रोवर्टेड चाइल्ड था, तो मैं ज़्यादा अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करता था. प्लस आई जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ आवर families in India, we are not really open about our feelings and how our emotions are like. तो डांस मेरे लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया था. और मुझे आज भी एक क्लास याद है जब मैं टेरेंस लुइस स्कूल में बॉम्बे में था, और मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने एक इम्प्रोवाइजेशन की क्लास ली थी. तो उस क्लास में जिस तरीके से मैंने खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्ड किया था, वो बहुत ट्रांस स्टेट का कनेक्शन था. व्हेन आई फेल्ट कि मैं इससे ज़्यादा वल्नरेबल शायद कभी मैंने महसूस नहीं किया है, आज तक नहीं किया है. तो आई थिंक मेरा डांस के साथ रिश्ता और गहरा हो गया. उसके बाद से मैंने कभी ना एक्सप्रेस करने के लिए परफॉर्म किया, ना मैंने ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया, ना मैंने स्टेज के लिए परफॉर्म किया. आई थिंक अगर मैंने रोड पे, कमरे में या बाथरूम में कहीं पे परफॉर्म किया तो सिर्फ खुद के लिए किया. और मेरे लिए डांस का रिश्ता वैसा और गहरा बन गया. It sounds like a soul awakening thing for you. It was. Right. And to what extent you agree to this point, since you said you were introvert person, कि डांस या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. जस्ट लाइक माय एक्सपीरियंस, डांस ना आपको खुद से बहुत कनेक्ट करता है. और आपको एक अलग सी ग्राउंडिंग फील कराता है. जब आप
आपके थॉट्स या आपका माइंड बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है, तो आपकी एक प्रैक्टिस, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई भी तरीके का आर्ट हो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको एक स्थिर स्पेस में लेके आता है, एक स्टेबल स्पेस में ले आता है। तो मैं तब भी डांस करता था जब मैं परेशान होता था, मैं तब भी डांस करता था जब मैं खुश होता था, और मुझे हर कंडीशन में एक एक ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता था, जिससे मैं थोड़ा सा बेटर फील कर सकता था इमोशनली, मैं ज्यादा हैप्पी फील कर पाता था और ज्यादा स्टेबल भी फील कर पाता था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए शायद एग्जैक्टली, आप डांस को यूज करते थे? एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। मेरे मूवमेंट ने मेरे को हमेशा से, जैसा मैंने बोला, स्थिर, एक स्टेबल फील कराया है, बैलेंस्ड फील कराया है, तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी और बेटर हो जाती थी। राइट, कंसंट्रेशन हाँ, पावर। कंसंट्रेशन बेटर हो जाता, फोकस बेटर हो जाता था, मैं मेरे ब्रेथ के साथ एक कनेक्शन अलग सा बन जाता था। राइट राइट। तो वो डिसीजन मेकिंग में भी इम्पैक्ट करता था, तो वो सोशल लाइफ में भी इम्पैक्ट करता था, वो मेरे अग्रेशन को, मेरे गुस्से को भी न्यूट्रलाइज करता था। मैं बहुत ही गुस्सेल बच्चा रहा हूँ। ओके। लेकिन आई थिंक डांस लाइफ में आने के बाद, प्रोफेशनली जब मैंने डांस किया और डेप्थ में गया, तो उसने मेरे को इंटरनली बहुत बहुत मदद करी एक तो बेटर जैसे आपने इंसान बनने में। राइट, जैसे आपने बताया कि बहुत क्लटर्ड इमोशंस थे, हाँ, एंड वहां से अभी आप वहां पर हो जहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग आपके लिए इजी हो गया है। हाँ, तो डांस के साथ साथ और ऐसी कोई टेक्निक्स थी जैसे मेडिटेशन है या योगा है हाँ, जिन्होंने आपको हेल्प किया हो इनमें? हाँ। ऐसा कुछ आप फॉलो करते हैं? अभी तो नहीं, पर हाँ, मैंने इनिशियल स्टेज में जब मैंने मेरी डांस ट्रेनिंग चालू करी, तो मेरी योगा ट्रेनिंग भी साथ में चल रही थी, तो मैंने 2-2.5 साल योगा किया। ओके। लेकिन मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि जो मेरा रिश्ता डांस के साथ रहा है, मेरे को कभी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को कोई और मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डांस अपने आप में इतना जबरदस्त मेडिटेशन है कि उसने मुझे हमेशा से स्टेबल करा है। आज भी आई हैड बिन गोइंग थ्रू अ मेजर बर्नआउट, और वो इतना मेजर था कि डांस करने का भी मन नहीं था, बट इन द गिवन सिचुएशन मैं अभी गोवा जाके आया, बहुत सारा डांस किया मैंने। अभी हमारे यहाँ विन्यासा में एक डांस रेसिडेंसी चल रही है, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एंड आई कैन सी दैट आई एम हैप्पियर। ऐसा नहीं है कि परेशानियां ठीक हो गई हैं, लेकिन उन परेशानियों को डील करने की एक अलग सी पावर मिल गई है मुझे। तो राइट। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। एंड आप चाहे डांसर की बात करें या हम आर्टिस्ट की बात करें, आई थिंक ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये जगह दिखाई देती है, और ये जगह विन्यासा जो आपने क्रिएट करी है। तो अब इसके बारे में आप मुझे बताओ कि पहले तो विन्यासा का मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये सुनने में, बोलने में बहुत सात्विक, बहुत सुंदर सा फील देता है, आपको लगता है कि ओके कुछ तो है, हाँ। इसको समझना चाहिए। तो वो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। तो विन्यासा शब्द का मतलब होता है फ्लो, ओके। समथिंग दैट इज ऑलवेज फ्लोइंग, जिसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा बहता ही रहता है। ब्यूटीफुल। तो इस जगह का नाम विन्यासा रखने का भी कारण ये था कि मेरे लिए मूवमेंट हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी, राइट। तो मूवमेंट ना कभी रुकता नहीं है, मूवमेंट भी हमेशा चलता रहता है। मेरा डांस, अगर मैं यहाँ पे पॉज भी कर रहा हूँ, तो वो दिख रहा है कि पॉज है, लेकिन देयर इज सो मच मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इनसाइड, व्हिच इज मेकिंग इट लुक लाइक अ पॉज। वाओ, तो वेल एक्सप्लेन्ड। दैट इज व्हाई विन्यासा, और विन्यासा का मतलब। और इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरीके से आपको ये थॉट आया कि आपको एक ऐसी जगह क्रिएट करनी चाहिए जो सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए ही बनी हुई है? राइट। है ना? तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये 2013 में जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे मूव किया मैंने, तो वहाँ पे मैं टेरेंस लुइस स्कूल में था। तो मेरा जो घर था वहाँ से टेरेंस लुइस का जो स्कूल था, वो अराउंड 45 मिनट्स की एक डिस्टेंस पे था। वैसे होने में वो 5 किलोमीटर था, लेकिन 45 मिनट लग जाते थे, और अगर बारिश हो रही होती थी तो वो 45 के 1.5 घंटा भी इजीली हो जाता था। तो मुझे ना हमेशा से प्रॉब्लम ये थी कि मैं ये 45 मिनट या 1.5 घंटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में खर्च कर रहा हूँ, उसमें मैं वो चीज कर सकता हूँ जो मेरे को करनी है। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी रेस्टिंग, वॉचिंग मूवी, इट कुड बी एनीथिंग, बट एटलीस्ट वो मेरे कंट्रोल में है, राइट। फिर दूसरा कारण ये था कि मैं जिस फ्लैट में रहता था, हम लोग 8 लोग थे, और वो 8 या मेरे सिवाय वो 7 लोग एक अलग अलग स्ट्रीम्स में थे, जिसमें कोई मर्चेंट नेवी में है, तो कोई इवेंट मैनेजमेंट में है, कोई डॉक्टर है, तो कोई कुछ और है। तो वो लोग से मेरे को कभी रिस्पेक्ट, एज अ डांसर रिस्पेक्ट नहीं मिली।
ओके। मतलब उनके लिए डांस हैज ऑलवेज बीन अ हॉबी। तो वो मुझसे पूछते भी थे डांस को लेके करेगा क्या, इसको लेके कहाँ जाएगा। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट ही आके रहे। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे भी डांसर्स के साथ या मेरे क्लासमेट्स के साथ या और अलग अलग आर्टिस्ट के साथ रह रहा होता, तो मेरी आर्टिस्टिक ग्रोथ एक अलग लेवल पे होती। मैं उनसे कुछ सीख रहा होता, वो मुझसे कुछ सीख रहे होते। इवन दो मैंने जब वो मेरे रूममेट्स जो थे मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, बट आई थिंक आर्टिस्टिक ग्रोथ मेरी और ज़्यादा होती, मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती। फिर तीसरा एक एस्पेक्ट ये था कि आर्टिस्ट ना थोड़े से बेवकूफ़ से होते हैं और थोड़े से उनको ना चीज़ें उसी मोमेंट पे चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग मोमेंट ज़्यादा जी रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रात को 2 बजे भी नींद खुल रही है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिसमें मेरे को कोरियोग्राफी बनानी है या उस पर मेरे को अभी मूव करना है, अभी ही करना है। सुबह तक वो आइडिया चला जाएगा और उससे कनेक्शन भी लूज हो जाएगा। तो मेरे पास इस बेड के सिवाय थोड़ी सी और स्पेस थी मूव करने के लिए, क्योंकि उतना ही था मेरा एरिया। तो रात को 2 बजे उतनी सी जगह पे मूव करके देखना और फील करना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऐसी लाइफ में ना, जो कि अच्छे हैं, पर आई थिंक मेरे को एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे सिर्फ डांसर्स आकर के रहेंगे और दिन रात जब भी उनका मन करेगा डांसर्स होंगे। तो फिर मैंने उस स्पेस को विजुअलाइज करना चालू किया कि वो कैसी दिखेगी। तो मेरे दिमाग में था कि एक डॉर्मेट्री होगी जहाँ पे सारे डांसर्स एक साथ कम्युनिटी की तरह रहेंगे। वो अपने कमरे से बाहर निकलेंगे तो उनके सामने एक उनका डांस स्टूडियो होगा जिसके अंदर कोई दीवारें नहीं होंगी, और वो रात को 2 बजे 3 बजे जब भी उनका मन करे जाकर के प्रैक्टिस करनी वो कर सकते हैं। उनके लिए खाना वहीं बनेगा, उनका एक इकोसिस्टम ऐसा सॉर्टेड होगा कि हर एक चीज उस जगह की एक एक, एक ईंट और एक एक दीवार सिर्फ आपको इंस्पायर कर रही होगी कि आप डांस करो। और तो कुछ इस तरीके से विन्यासा का थॉट प्रोसेस 2013 में शुरू हुआ, और फिर वो धीरे धीरे जब मैंने और ट्रैवल किया और आर्टिस्ट से मिला और लोगों से मिला, तो वो आई थिंक इस जगह के प्रति और रिश्ता गहरा होता गया। एक दिमाग में एक अलग सी पिक्चर बनने लग गई। मतलब मुंबई में एक जगह पर बैठकर आपने ये सब कुछ सोचा, विजुअलाइज किया और इस जगह को क्रिएट किया, तो मुझे लगता है कि दिस इज नथिंग बट अ ट्रू रिजल्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। एब्सोल्युटली 200%। इफ मैनिफेस्टेशन इज, अगर मेरे को मैनिफेस्टेशन समझानी होगी तो मेरे पास ये जो इतनी बड़ी स्पेस है, इससे बड़ा कि अगर ये बढ़िया तरीका नहीं है। ये हो सकता है, मतलब कुछ भी हो कुछ सकता भी है हो इस दुनिया सकता है। में। हाँ, और हर चीज आपको ना, मेरे को तो हर चीज इसी मैनिफेस्टेशन की तरह ड्राइव करी है। आई थिंक जब मैंने वो कमरे में बैठ के 2013 में सोचा था कि मेरे को ऐसी जगह बनानी है, आई थिंक उसके बाद की जर्नी अगर मैं याद करूं तो वो सब मेरे को सिर्फ इसी की ओर लेकर के आ रही थी। अगर मैं जाना भी चाह रहा था तो भी वो इधर ही मेरे को बार क्योंकि बार वो लेके इतना जा रही थी। थॉट आपका इतना स्ट्रांग था एंड बहुत अंदर से आप चाह रहे थे ऐसा Yes. कुछ क्रिएट करना। तो ये उसी की बदौलत है कि यहाँ पर है ये सारी चीज़ें। बट विन्यासा में लोग किस तरीके से पहुँचते हैं, मतलब कैसे आपको अप्रोच करते हैं, किस तरीके के आर्टिस्ट यहाँ पर आते Right. हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए प्लीज़। हाँ, तो शुरुआत तो हमने डांस आश्रम से करी, लेकिन जब विन्यास हमने बिल्ड करना चालू किया तो बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट आने लगे, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक डे वन से ही सोशल मीडिया को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया सो दैट वी कैन बी आउट देयर। तो लोग देखते थे कि हम क्या बना रहे हैं, मिट्टी से घर बन रहे हैं, स्टूडियो बन रहा है, ये बन रहा है, तो वो लोग बस देखने आते थे और फिर यहीं के हो जाते थे फॉर सम रीज़न। किसी को कोई दीवार पसंद आ गई तो वो वहाँ पे पेंटिंग करने लग जाता था। किसी ने बोला कि मैं कॉटेजेस के इंटीरियर्स बनाऊंगी, तो उसने वो कॉटेजेस के इंटीरियर्स बनाए। तो अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट से जब मैं मिला, उनसे बात करी, उनके साथ रहा, जिया, तो मुझे लगा कि यार ये स्पेस तो सिर्फ डांस के लिए नहीं होनी चाहिए, राइट। ये तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है और ये बहुत ज़्यादा दे भी सकती है लोगों को। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको डांस आश्रम नहीं, इसको एक होलिस्टिक आर्टिस्ट स्पेस बनाएंगे। तो आज यहाँ पे हर तरीके के आर्टिस्ट आते हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो स्कल्प्टर हो, चाहे वो टैटू आर्टिस्ट हो, चाहे वो विजुअल आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, लिस्ट ना एंडलेस है। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट को होस्ट किया है, या उन आर्टिस्ट ने खुद को होस्ट किया है, मैं तो ऐसा भी बोलूँगा। इतने सारे लोगों ने, इतने सारे आर्टिस्ट ने
कि लिस्ट एंडलेस है। और यूजुअली सब लोग हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर जो पहले आकर के गए हैं उन्होंने रेफर किया है, तो उसके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड इंस्टाग्राम हैज प्लेड अ वेरी जिसको यहाँ पर पहुंचना है वो अपना रास्ता बनाकर पहुंच ही जाएगा। हाँ। रास्ते बहुत सारे हैं, वो जैसे भी आना चाहिए। करेक्ट। एक मुझे और चीज फील हुई इस जगह में रह के और आपसे बात करके कि कहीं ना कहीं इंसान है ना पंच तत्व से ही बना हुआ है, हम सब जानते हैं। और आई थिंक यहाँ पर आप उन्हीं पंच तत्वों के और थोड़ा करीब चले जाते हो। यही एक रीजन है कि जब यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अपनापन फील होता है, क्योंकि हम नेचर से ही बने हुए और नेचर के करीब ही आ गए। आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई और इंसान को बस आगे ही आगे पहुंचना है, उसमें भी वो थोड़ा सा पीछे जाकर बैक टू बेसिक आ रहा है। अगेन बैक टू बेसिक सबको ही आना चाहते हैं, लेकिन पहुंचना कैसे है वो नहीं पता है। आई थिंक आप उनको ये बता रहे हो कि ऐसे पहुंचना होता है। बट आपने ये इसमें किस तरीके की टेक्निक यूज करी है और किस तरीके के लोग आपके साथ में इन्वॉल्व थे, इसके बारे में मुझे जानना है। नाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बैक टू बेसिक बहुत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शुरुआत वहीं से कर लेता हूँ। आई थिंक मिट्टी के घर बनाने का एक आइडिया ऐसे आया कि मुझे ईंट और सीमेंट से नहीं बनाना था कुछ भी, तो दिमाग में हर बार यही चल रहा था कि अच्छा ईंट सीमेंट से नहीं बनाना तो क्या बनाना। फिर बैक टू बेसिक आने की कोशिश करी, खुद के रूट्स देखे और फिर समझ आया हमारे राजस्थान में तो हमेशा से मिट्टी के घर बनते हैं। राइट। हर चीज मिट्टी की हुआ करती थी, जिसको लोग कच्चा बोलते हैं। तो मैंने सोचा यही है, आई थिंक यही करना है मुझे। फिर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर से मिला, चिन्मय पारीक है उसका नाम। उनसे मैंने बात करी, मेरा आइडिया विजन शेयर किया और उन्होंने बोला हाँ साथ में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आता है। तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन हमारा चालू किया। हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करी, जिसके अंदर वॉटल एंड डॉब एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, अर्थ बैग एक दूसरी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, कॉब हाउस बनाया हम लोगों ने, वो एक अलग टेक्निक है। तो ये मेजरली हम लोगों ने ये 3 टेक्निक यूज़ करी है। स्टोन मैसनरी हम लोगों ने यूज़ करी है, और पत्थर और चूने का मोटार यूज़ करके हम लोगों ने बनाया। तो हाँ, कुछ उस तरीके से चालू हुआ, बनाते बनाते ही मैंने भी सीखा और हाँ। सो ब्यूटीफुल। इसीलिए ये जगह अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। राइट। एंड आई थिंक ये मतलब इसमें ऐसे मटेरियल भी नहीं है जो आपको आउटसोर्स करना पड़े कहीं से, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें आपको एसी की जरूरत नहीं है, तो इन सब का फायदा तो है ही। और राजस्थान में रह रहे हैं तो टेम्परेचर के हिसाब से घर बनाना बहुत जरूरी है। राइट। तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। राइट। तो संकल्प, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशंस मैं देख पा रहा हूँ या लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत अंदर से निकल कर आ रहे हैं। एंड हमें हमेशा एक हंसता हुआ चेयरफुल चेहरा नजर आ रहा है। बट आई नो कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको भी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ अलग चीज़ करने की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभार डिमोटिवेटेड फील करते हैं, लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? आई थिंक मेरा तो ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, जो कि मैं अब एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी जी रहा हूँ या शायद उसके पाथ पे हूँ। तो मेरे को ना डांस करने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो जब भी मुझे खुद को रिचार्ज करना होता है तो मैं डांस करने के लिए चला जाता हूँ कहीं और। क्योंकि यहाँ तो मुझे काम ही काम दिखाई देता है। आई थिंक फिर आप मैकेनिकल तरीके से डांस नहीं कर रहे होते हो, शायद आप एक होता है ना रूहानियत वाला जो होता है, यू आर डांसिंग फॉर जस्ट टू मेक योर सोल हैप्पी, राइट? यस, 100%, ऑल फ्री फ्लो। मैं अभी एक कॉन्टेक्ट इम्प्रोवाइजेशन एक तरीके का डांस फॉर्म है या मूवमेंट फॉर्म है, डांस भी नहीं बोलूंगा मैं, मूवमेंट है। आई थिंक मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हूं। कैसे होता है ये, थोड़ा सा? ये काफी, जैसा कि मैंने बोला इम्प्रोवाइजेशन, तो आप इम्प्रॉम्प्टू मूवमेंट क्रिएट करते हो। आप किस तरीके का फील कर रहे हो उस मोमेंट में, क्या आपकी माइंडसेट है, क्या थॉट प्रोसेस है, आप उसी के साथ मूवमेंट करते हो, डांस करते हो। और यूजुअली ये किसी और एक ह्यूमन बॉडी के साथ टच में होता है। Okay. तो इट्स लाइक यू बोथ क्रिएटिंग अ स्टोरी टुगेदर और हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और मे बी जस्ट एक्सप्रेसिंग or maybe not doing any of it and just moving. And somehow it shows harmony between two people or two souls. Correct. Maybe. And sometimes it also becomes multiple. मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं.
ओके। 100 लोग एक साथ झुंड में खड़े होकर के भी डांस कर रहे होते हैं। तो हाँ, तो उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो मुझे वो करने में बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक और पोर्टल ओपन हो गया है मेरे लिए, खुद के स्ट्रेस को सबको चैनलाइज करने का, रिलीज करने का, ब्रेथ के साथ वापस से कनेक्ट करने का, और मूवमेंट खुद की बॉडी के साथ और एक दूसरी बॉडी के अगेन साथ। बैक टू बेसिक वाली चीज हो हाँ गई। हाँ, वही। ब्यूटीफुल। एंड जैसे आपके पास बहुत सारी कहानियां तो है ही बताने के लिए, वैसे ही इस जगह का भी है कि आप एक कोने में जा रहे हो, आपको वो कहानी कुछ अलग ही कहानी सुना रही है। तो आपके हिसाब से जब आप यहाँ पर बैठे होते हो और जब व्हेन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, नॉट इवन डांस, नॉट इवन टॉकिंग टू पीपल, आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या आपको कोई एक अलग कहानी यहाँ से सुनाई देती है इस मिट्टी में से, इन मिट्टी के घरों में से? क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको अलग ही फील होता है इस जगह पर? और मेरे पास इतनी सारी मेमोरीज हैं जो मैंने आई थिंक इन 4.5 साल में जी है, जितनी शायद मैंने पूरे 31 सालों में नहीं जी है अपनी लाइफ के। ये 4.5 सालों में इतनी मेमोरीज मुझे मिली है कि मैं जिस भी कॉर्नर को देख रहा होता हूँ या जिस भी दीवार को टच कर रहा होता हूँ, तो ऐसे फ्लैशबैक्स आते हैं मुझे। और मुझे लिटरली वो सारे मोमेंट्स और सारी चीजें याद आ जाती है। जैसे कि आज मैंने आपको हमारे पुराने वर्कर से मिलाया, जिनके साथ मिलके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, तो उनसे मिला तब मेरे को हमारी वो क्रिसमस की नाइट याद आ गई कि हम लोगों ने बढ़िया आराम से शाम तक खूब सारी पार्टी करी और खाना वाना खाया बहुत बढ़िया। और वो इसी शर्त पे था कि अभी हम लोग मस्ती कर लेते हैं लेकिन रात को हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग रात को 3:30 बजे उस भरी सर्दी के अंदर हमारा कॉटेज है अग्नि, उसकी छत पे हम लोग ड्रिल कर रहे हैं और छत बना रहे हैं रात को 3:30 बजे। फोन के फ्लैश लाइट को जला करके बस ड्रिलिंग चल रही है। तो वो मोमेंट मेरे को एक याद आ गया। फिर हम लोग हमारा डांस स्टूडियो बना रहे थे, तो मुझे याद है कि जो उसका फर्स्ट 2 पिलर्स हम लोगों ने जब लगाए थे बैम्बू के, तो वो इतने ऊंचे थे कि हम लोगों को एक सीढ़ी बनानी पड़ी थी, और वो सीढ़ी की हाइट थी 28 फीट, और वो 3 सीढ़ियों को अटैच करके हम लोगों ने वो बनाया। क्योंकि इतनी बड़ी सीढ़ी अवेलेबल ही नहीं होगी। नहीं थी। तो अब मेरी जो पूरी टीम है उसको डर लग रहा ऊपर चढ़ने में, तो मेरे को लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं चढ़ता हूँ और मैं दिखाता हूँ, देखो आप लोग भी चढ़ सकते हो, डरो मत। तो मेरे पास वो फोटो भी पड़ी है जिसमें मैं उस सीढ़ी के ऊपर बैठा और मैं ऊपर से आवाज लगा रहा हूँ, आ जाओ और सही है 2 जने और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे रिस्क भी लेना, बहुत सारे यादें हैं मतलब। तो आई थिंक ये जगह मुझसे अपने आप बहुत ज्यादा बात करती है जब मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए होता है। ये संकल्प, जब आप ये सब बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि मैं और बैठा रहूं और आप ऐसी ही कहानियां मुझे सुनाते रहो। मतलब मैं पूरा 1 दिन 2 दिन आराम से आपको सारी कहानियां सुन सकता हूँ। बट बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो ये आगे की कहानियां मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा। अरे वाह। और बहुत तसल्ली से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और अभी तो आई थिंक मैंने तो इतना एंजॉय किया है कि ये पॉडकास्ट बहुत दिन तक मेरे दिमाग में रहने वाला है। और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा बात करके, मजा आया। हाँ। अपनी जर्नी के बारे में। हाँ। और जल्दी फिर हम कनेक्ट होते हैं एक कुछ चटपटी बातों के साथ में, और कुछ अलग स्टोरीज के साथ में, विन्यासा के साथ में, संकल्प के साथ में, है ना। और थैंक्स फॉर coming to Diwakya. Thank you for having me here. I mean, not every day I get this opportunity to speak about my journey. Thank you, Sankalp. Thank you so much.